So next school of thought is relevance concept. This says given by Gordon, Linter, James Walter and Richardson are associated with this concept. लेकिन हम अभी broadly गॉर्डन की थ्योरी करेंगे and वॉल्टर की करेंगे. They say dividend policy has a positive effect. Positive effect. MM ने क्या कहा था? No impact. But they say dividend policy has a positive impact on the firm's position in the stock market. यानी value of the firm को affect करती है. Higher dividend also increases the value of the stock. More and more dividend is an indication of more profitability. तो ये थ्योरी डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, लेकिन एमएम थ्योरी रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में सोचती थी. बट ये ऑपोजिट कह रहे हैं. पहला कि फर्म पोजीशन पे इंपैक्ट होता है, दूसरा वैल्यू ऑफ द शेयर्स बढ़ते हैं, एंड मोर डिविडेंड मींस बेटर प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द फर्म. तो इनका स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल ही डिफरेंट था एज कंपेयर टू एमएम. नाउ सबसे पहले वॉल्टर के बारे में करेंगे. According to this model founded by James Walter, dividend policy of the company has an impact on the share value and also affects the goodwill of the company, यानी reputation. और ये main assumption है इस theory के अंदर. All investment proposals of the firm are to be financed through retained earnings only and no external finance is available. पहली assumption कि रिटेन अर्निंग्स ही फर्म यूज करेगी, एक्सटर्नल फाइनेंस यूज नहीं करेगी. लेकिन एमएम अप्रोच में क्या कहा गया था? रिटेन अर्निंग्स के अलावा अगर फर्म एक्सटर्नल फाइनेंस यूज करती है तो उसको कॉस्ट काफी इंकर करनी पड़ेगी. सेकंड, बिजनेस रिस्क of the firm remains the same even after the fresh investment decisions are taken. That is, the rate of return on investments and cost of capital of the firm are constant. सेकेंड मेन assumption इस थ्योरी के अंदर कि रिटर्न कांस्टेंट रहती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो एक बार इंकर हो गई वो भी कांस्टेंट रहती है. लेकिन एमएम कहता है कि रेट ऑफ रिटर्न वेरी करती है. देन थर्ड, द फर्म हैज एन इनफाइनाइट लाइफ. इसके बारे में एमएम थ्योरी के अंदर कोई बात नहीं की गई थी. तो वॉल्टर ने ये मेन 3 assumptions लेकर कुछ कंसेप्ट दिए थे इस मॉडल में. फर्स्ट, when the return is more than the cost, when R is greater than K, such firms are known as growth firms and would follow optimum dividend policy. तो उनको पता है उनकी रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है, फ्लो ऑफ मनी है, तो उनका डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम होगी. There would be to plow back the entire policy and thus dividend payout ratio would be 0. This would maximize. तो ऐसी फर्म्स क्या करेंगी? वो इंटायर अर्निंग्स को कई सिचुएशन में प्लो बैक करना चाहेंगी और डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखना चाहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि रिटर्न बहुत ज्यादा हाई है उनकी. अगर वो सारी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा? इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड जो शेयर उनके पहले थे 100 रुपए के वो सीधा 400 या 500 पे जा सकते हैं. तो जितना उनको डिविडेंड मिलना नहीं था, मान लो सिर्फ 8% डिविडेंड के हिसाब से उनको मिलना था 100 रुपया या 150 रुपया, वो अब शेयर की वैल्यू ही 5 गुना बढ़ गई है. तो उनकी डिविडेंड देने की सोच कुछ इस तरह हो जाती है. सेकेंड सिचुएशन, इन केस ऑफ अ फर्म विच डज नॉट हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी उस सिचुएशन में उनकी रिटर्न लेस देन कॉस्ट होगी. क्यों रिटर्न कम होगी? क्योंकि उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं प्रॉफिटेबल. तो उनकी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी? दे वुड डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग्स एज डिविडेंड, ताकि शेयर होल्डर्स हैप्पी हों. द शेयर होल्डर कैन यूज द डिविडेंड सो रिसीव्ड इन अदर चैनल्स वेयर दे कैन गेट हायर रेट ऑफ डिविडेंड. ये शेयर होल्डर फिर पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं. दस ऐसी सिचुएशन में उनकी पे आउट रेशियो 100% होगी. लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में पे आउट रेशियो 0 थी. थर्ड सिचुएशन, where R is equal to K, उतनी ही रिटर्न है जितनी कॉस्ट है. इट डज नॉट मैटर whether the firm retains or distribute earnings. इस सिचुएशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, चाहे वो पूरे पैसे रिटेन कर लें या डिस्ट्रीब्यूट कर लें. इन देयर केस वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर वुड नॉट फ्लक्चुएट, वो सेम रहेगी. दस नो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी. ऐसी फर्म्स के लिए कोई ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी नहीं है, उनकी मर्जी है वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं. सो ये स्कूल ऑफ थॉट दिया था वॉल्टर ने. व्हेन आर इज मोर देन के ई, पे आउट रेशियो फर्म की 0 होनी चाहिए और 100% प्रॉफिट रिटेन होना चाहिए. जब व्हेन आर इज लेस देन के ई तो 100% पे आउट रेशियो होनी चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स. एंड व्हेन आर इज इक्वल टू के ई,
देन इररेलेवेंट एंड अप्रोच हो सकती है, एंड डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, वहां पे फर्म के ऊपर है कि वो क्या ऑप्शन लेना चाहती है। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्म्स के शेयर वैल्यू पे वो फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूले दिए थे वॉल्टर ने प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, that in market price of the share is given by the dividend, R is internal rate of return, E is earnings, D is dividend per share and K is cost of equity। तो आप इसको सॉल्व करके इस तरह से भी लिख सकते हो। दिस इज बेटर अप्रोच, इजी अप्रोच है ये।